सो फर्स्ट अकाउंट जो हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट। साथ में इसका अकाउंट भी सीखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स की ट्रीटमेंट। हाँ जी, कर रहा हूँ, रेडी। देखो बोर्ड पे सब लोग, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। इफेक्ट नंबर 1, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ही माइनस भी होता है। ठीक है, तब में ऐड कहाँ होता है? फर्स्ट वर्किंग नोट में या फिर कहीं और? नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होता है या पहले वर्किंग नोट में होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऋतिक, भूमिका, सिमर, रवि, चेक करो, फटाफट चेक करो जल्दी फॉर्मेट जो तुमने बनाया था। हरी आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले किया तो कौन सा वर्किंग नोट में हुआ? फर्स्ट वर्किंग नोट में हुआ। नॉन कैश आइटम थोड़ी ना ये, नॉन ऑपरेटिंग आइटम थोड़ी ना ये। चेक करो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड किया, वहां तो डेप्रिसिएशन होगा पहले आइटम, फिर क्या होता? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, फिर क्या था? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड लोन्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1 में ऐड होती है, जिसका मैंने नाम लिखवाया था बच्चों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा चलो स्टॉप राइटिंग। माइनस कहां से होती है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर बच्चों तुम्हें याद हो ना, तो मैंने कहा था कि जो करंट ईयर वाली प्रोविजन है वो ऐड होगी और जो प्रीवियस ईयर वाला टैक्स है वो क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो मैंने रिकैप दिया, मैंने नया नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने करवा दिया लास्ट क्लास में। अब आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का केस 1 ये है बच्चों कि अगर हमें क्वेश्चन में एक ही अमाउंट गिवन है, ओनली वन अमाउंट इज गिवन, तो उसी अमाउंट को, सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर दो? प्लस उसी सेम अमाउंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कर लो? माइनस। मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? नहीं, क्योंकि एक जगह पे ऐड होगा और एक जगह पे माइनस होगा। ठीक है, फिर केस 2 जो हमने पिछली क्लास में किया था, केस 2 में यह है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिफरेंट अमाउंट्स गिवन है, मतलब बैलेंस शीट में, कहां पे? बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स एक गिवन है 2024 की और एक गिवन है 2025 की। तो इसमें से करंट ईयर कौन सा हुआ मेरा? 2025, और प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 2024। तो करंट ईयर वाली क्या करनी है? ऐड। प्रीवियस ईयर वाली क्या करनी है? माइनस। करंट ईयर वाली कहां ऐड करनी है? वर्किंग नोट 1 में, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और माइनस कहां से करनी है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये केस हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके थे, केस 2। चले आगे, केस नंबर 3। When we have 3 amounts, मेरे पास 3 अमाउंट्स है प्रोविजन को लेके। कैसे जी? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के नोट में मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स,
मान लो 2024 और 2025 अमाउंट है जी 1 लाख 2 लाख और नीचे एडजस्टमेंट दे देंगे क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर सपोज गिवन है 5 लाख। तो जब भी जिस चीज की एडजस्टमेंट दे देंगे पहले आप उसका लेजर अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे? लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन का। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो कौन सी साइड से शुरू होगी? क्रेडिट साइड से। क्या लिखूं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सी वैल्यू लिख दूं? 1 लाख। समझ आ रहा है? और इधर क्या लिख दूं? टू बैलेंस कैरी डाउन। कितनी वैल्यू लिख दूं? 2 लाख। ठीक है बच्चों? अब मैंने टैक्स पे किया है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? टू बैंक। क्या लिखूंगा? टू बैंक। कितना टैक्स पे किया है क्वेश्चन में? 5 लाख। अब देखो हमारा जो डेबिट साइड का टोटल है वो क्या बन रहा है? 7 लाख। बोलते नहीं। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है? 1 लाख। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 6 लाख। इसको लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये प्रोविजन बनाई है तुमने करंट ईयर में। This is the provision made during the year. During which year? 2025। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 6 लाख को तो क्या करेंगे बच्चों? ऐड। कौन से वर्किंग नोट में? वर्किंग नोट नंबर 1 जिसका नाम क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और ये जो टू बैंक है 5 लाख, इसको अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या कर देंगे? माइनस। रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इनकम टैक्स पेड। कहां से माइनस करेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां तक समझ आ गया? भूमिका, ये जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली टू बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? जर्नल एंट्री में बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है? टैक्स पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक। डोंट यू थिंक सो ये हाफ एंट्री है? ये तो सेकेंड हाफ है एंट्री का, बीइंग टैक्स पेड। इससे ऊपर भी एक एंट्री आनी चाहिए ना? टैक्स पेड टू प्रोविजन। शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ P&L टू प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने देखो अपने प्रॉफिट में से 6 लाख रुपए प्रोविजन बनाई थी। मैंने अपने प्रॉफिट में से कितना पैसा ट्रांसफर किया होगा इस अकाउंट में? 6 लाख की। मुझे 6 लाख तक का टैक्स पे करना है, लेकिन किया कितना है? तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 5 लाख। लॉजिक समझो, रट्टा मत मारो। मेरा प्रॉफिट जितना भी हुआ है ना, ये मेरा प्रॉफिट है। मैंने उस प्रॉफिट में से एक नया अकाउंट बनाया जिसका नाम क्या रख दिया? मान लो मेरे पास जो बेटा प्रॉफिट है वो 10 लाख है और मुझे लगता है कि मेरा जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा? तो मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया एक अकाउंट में कि इस पैसे को नहीं छेड़ना, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को क्या करना? टैक्स पे। फिर इसमें से क्या पे कर दिया मैंने? कितने का टैक्स पे कर दिया? 5 लाख। मतलब जो 1 लाख का बैलेंस पड़ा है वो अगले साल में काम आएगा मुझे। यहाँ तक क्लियर है? लॉजिक समझ आ गया? चलो केस 4 करते हैं इसका। केस 4 में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एडजस्टमेंट में गिवन है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। ये गिवन है आपको। नाउ व्हाट टू डू इन दिस केस?
सपोज करते हैं 2024 में प्रोविजन का बैलेंस है 1 लाख, 2025 में प्रोविजन का बैलेंस है 2 लाख, और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 7 lakhs। फिर से 3 अमाउंट आगे, फिर से इसका क्या बनाएंगे, अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लिखूं, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड से शुरू होगा, क्रेडिट साइड से शुरू होगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिखूं। अब तुम्हें टैक्स पेड नहीं गिवन, अब तुम्हें प्रोविजन का बैलेंस गिवन है, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना 7 + 1 टोटल कितना बन रहा है 8 लाख में से 2 लाख गए, तो टैक्स कितना पे किया है, टू बैंक। इनकम टैक्स पेड कितना 6 लाख। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये वाला 7 लाख तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, ऐड अंडर वर्किंग नोट 1, और ये टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से क्या हो जाएगा, अंडर द हेड कैश जनरेटेड फ्रॉम। पहली एडजस्टमेंट हो गई प्रोविजन फॉर टैक्स की। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन, कोई जर्नल एंट्री में दिक्कत, समझ आ गया। पहले इतना अच्छे से नोट डाउन करो सारे केसेस, और जिसको ये भी नोट डाउन करना है वो कर सकता है, ताकि अब गलती से वर्किंग नोट 2 मत बोल देना नेक्स्ट क्लास में मुझे। जो बच्चे भी मेरी ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपनी बैक जाके पहले सारी एडजस्टमेंट्स को नोट डाउन करो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट का आज का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एडजस्टमेंट नंबर 2। लिखना मत, पहले समझना। मान लो आपको बैलेंस शीट में 2024 में और 2025 में ऐसे दे रखा है 10% डिबेंचर्स, 5 लाख से हो गए 6 लाख। तो इसका मतलब पहले तो जो डिबेंचर्स हैं वो बढ़ गए। जब डिबेंचर्स बढ़ेंगे इट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। मैंने डिबेंचर इशू किए हैं तो वो क्या हो रहा है बच्चे, इनफ्लो ऑफ कैश। दैट मींस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब इसके ऊपर हमारा एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, यस और नो। तो जब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर। किस पे निकाला जाता है, बोलते नहीं, प्रीवियस ईयर। तो मतलब 5 लाख के ऊपर 10%, बोलते नहीं आंसर 50,000, ठीक है। तो ये जो 50,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आया है, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे, बोलो प्रीति, शाबाश। इंटरेस्ट पेड है ये, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ये, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, ऐड। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के मतलब वर्किंग नोट 2 में, मैं उसको 2 का नाम देता हूं, ठीक है। दूसरा ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। केस 2, इसी का केस 2, 10% debentures amount 5 lakh in 2024 and in 2025 rupees 6 lakhs. Now, how to calculate interest? There is an adjustment given to you. Now that adjustment is debentures were issued on October 2024। तो अब इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे, 5 लाख पे 10%, प्रीवियस ईयर पे 10% कितना हो गया
50,000 प्लस, अब डेट दे दी ना कि इशू कब हुए हैं, 1 अक्टूबर, मतलब 2024-25 के बीच की डेट है 1 अक्टूबर। कितने इशू कर रहे हैं हम, 1 लाख। कितने इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख पे 10% for 6 months, and these 6 months are counted from October to March. October, November, December, Jan, Feb, March. 5,000 should be the answer. So total interest comes out to rupees 55,000, which will be added in operating and deducted from financing. ठीक है बच्चों? Case number 3. %10 debentures, 5 lakh and 6 lakh. Debentures are issued on, now this is 31st March 24, 31st March 25. Debentures were issued on 1st April 2024. तो प्रीवियस ईयर पे पूरा लगाओ, 5 लाख का 10%, कितना आंसर आ गया, प्लस गैप कितना है 5 और 6 का, 1 लाख पे पूरा 10% from April 2024 to 31st March 2025 will be full year, that means whole of 12 months, बोलते नहीं, कितना आ गया 10,000, कितना आ गया आंसर 60,000। ऑपरेटिंग में क्या होगा और फाइनेंसिंग में माइनस, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन तौशिक भैया की गलती, पेपर मैंने देखा था, उन्होंने सीधा 6 लाख पे लगा दिया, 6 लाख का 10% वर्किंग नोट में, सही है ना, वही आ रहा ना 60,000, टिक 0। इस चीज के नंबर कटेंगे अगर तुमने कौन सा ईयर ले लिया सीधा, यू हैव टू शो दिस वर्किंग नोट। एम आई क्लियर? देखो आंसर उससे भी सही था, उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 8 नंबर दिए हुए हैं इस पॉइंट की वजह से, हालांकि बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सही होने के बाद भी। तो ऑलवेज बाइफरकेट इनटू 2 पार्ट्स, प्रीवियस ईयर पे पूरा, डिफरेंस पे मैं। केस नंबर 4, 10% debentures, 5 lakhs, 6 lakhs, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, एडजस्टमेंट दे दी। Debentures were issued on 31 मार्च 2025, तो 5 लाख पे पूरे साल का लगाओ, कितना है 50,000 प्लस डिफरेंस 1 लाख पे 10% फॉर 0 months, because 31st March 2025 to 31st March 2025 0 months, the whole answer comes out to 0, therefore the final answer is 50,000, which will be added in operating and deducted from finance. Adjustment समझ आ गई? That is interest on debentures. नोट डाउन करो जल्दी से चारों केसेस। एडजस्टमेंट नंबर 3, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में मिलेगा ये एसपीआर 50,000 से हो गया 6 लाख टन में। क्या ट्रीटमेंट होगी बेटा इसकी? नो वृत्ति जो वर्किंग नोट वन होता है उसमें सब गलत बोल रहे हो सब। That means the shares or debentures are issued at premium. Either issue of shares or debentures is done at premium.
Therefore, this is increase in inflow of funds. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 6 लाख से हो गया 4 लाख। That means that represent, this is part 2. This is representing redemption of preference shares or debentures at premium, resulting in outflow of cash. That means financing activity से क्या हो जाएगा? Minus. Part 3. %6 debentures 6 लाख से हो गए 4 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख से हो गया 2 लाख। देखने में क्या लग रहा है कि डिबेंचर्स भी रिडीम हो रहे हैं फाइनेंसिंग से, माइनस प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग से माइनस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं क्वेश्चन में ये प्रीमियम का अमाउंट दो ही ना, सिर्फ क्या दे दूं? डिबेंचर्स, और इसके साथ दे दूं एक एडजस्टमेंट। इसको पार्ट 4 बना लेना लिखते हुए। पार्ट 3 तो समझ आ गया ना? पार्ट 4 में क्या गिवन है? सिर्फ डिबेंचर्स और नीचे एडजस्टमेंट दे दी। डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब देखो कितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं? 2 लाख। 2 लाख पे 10% निकालो, 20,000 फाइनेंसिंग से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये क्या है? एक इफेक्ट और भी होगा बेटा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में गिवन है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ऐड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे इसको? ऐड। दिस इज प्रीमियम ऑन, नाम क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब 20,000 के 2 इफेक्ट्स होंगे। और कौन से वर्किंग नोट में होगा? वर्किंग नोट 2 में, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स। समझ गए? करो नोट डाउन चारों पार्ट्स इसके जल्दी से। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, जैसे मान लो 2024 का गिवन है 4 लाख और 2025 का गिवन है 6 लाख, और नीचे लिख दिया डिविडेंड पेड 3 लाख। तो बच्चों इसका भी क्या बनेगा? लेजर अकाउंट, क्योंकि 3 अमाउंट आ गए ना, बोलते नहीं? सेम एज प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, लायबिलिटी है ना ये। प्रपोज डिविडेंड लायबिलिटी होती है ना। भूमिका, प्रपोज डिविडेंड कौन सी लायबिलिटी होती है? नॉन करंट या करंट? करंट। करंट, नॉन करंट, 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 करंट होती नहीं करंट लायबिलिटी, नॉन करंट भी नहीं होती है। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो प्रपोज हुआ है डिविडेंड, अभी फाइनल थोड़ी पे हो गया। प्रपोज कहाँ होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। कौन सी लायबिलिटी हुई है? नलायक क्लास। एक बच्चे का नहीं आंसर सही। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 6 लाख। डिविडेंड पेड टू बैंक कितना है? स्टॉप राइटिंग नाउ। 6 and 3 is total is, और ब्रॉट डाउन इज 4 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 5 लाख। इसको लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब इस अकाउंट बनाने का फायदा क्या है हमें? हमें यहां से क्या मिला? 5 लाख और 3 लाख। चलो, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो आउटफ्लो from financing activity will be deducted from financing। समझ आ गया?
and by statement of P&L account this will be added in operating activities. Now Tanmay, tell me which working note, 1 or 2? 1, that is net profit before tax and extraordinary. जहां मैंने interim dividend ऐड कराया ना, वहीं पे क्या ऐड करोगे? proposed dividend. समझ गए? और अगर मैं क्वेश्चन में पेड की जगह प्रोविजन फॉर डिविडेंड दे दूं, प्रोवाइडेड वर्ड लिख के, तो ये गिवन होगा और ये बैलेंसिंग फिगर आएगी. करिए नोट डाउन, प्रपोज डिविडेंड. नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट या कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट. कोई भी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट. तो मैं ले रहा हूं एग्जांपल में मशीन का. 2024 में 6 लाख की मशीन है और 2025 में वो हो गई है 8 लाख की मशीन. नीचे लिख दिया एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000. फिर लिख दिया सेकेंड एडजस्टमेंट में अ पीस ऑफ मशीनरी 30,000, depreciation 10,000 thereon is sold for rupees 10,000. तो इसका भी हम अकाउंट बनाएंगे, ध्यान से समझना. मशीनरी अकाउंट कौन सी साइड से शुरू करो तन में? क्यों? एसेट्स को हम हमेशा डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे. ब्रॉट डाउन 6 lakhs by balance. Carry down how much? 8 lakhs by depreciation how much? बोलते नहीं 50,000. अब बच्चों को लगेगा ये 10,000 क्या है. ये तो उस पर्टिकुलर पार्ट की है, मतलब वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडिंग है, तो इसको अलग से 10,000 को डेप्रिसिएशन नहीं मानना. स्टॉप राइटिंग एवरी वन ऑफ यू. बाय बैंक सेल ऑफ मशीन. अब कितने की बेची है हमने, बोलो? 10,000. रिजल्टिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन केस ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट होता तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट. अब हम पहले कैलकुलेशन करते हैं. हमारी मशीन कितने की थी? 30,000 की. उस पे डेप्थ कितनी लग गई? मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? उस 20,000 को मैंने कितने में बेच दिया? तो मुझे 10,000 का क्या हो रहा है? लॉस. तो वो यहाँ पे आ जाएगा. अगर प्रॉफिट होता तो वहां आ जाता. ठीक है, उठाओ कैलकुलेटर्स. 8 लाख 70,000 बोलते नहीं, माइनस 6 लाख इज व्हाट? 2,70,000 रुपए आ गया आंसर, जिसको लिखूंगा टू बैंक ब्रैकेट में परचेज ऑफ मशीन. ट्रीटमेंट्स देखते हैं. डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ऐड. कौन से वर्किंग नोट में? 2 में. नॉन कैश आइटम्स में. बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी. हमारी एसेट बिक गई, पैसा आ रहा है, इनफ्लो. अच्छा, हमने अपना पैसा यहाँ क्या किया था? इन्वेस्ट. कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है? भूमिका बोर्ड पे देख लो. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? भूमिका कौन से वर्किंग नोट में? सेकंड. मतलब इसी में जहां डेप्रिसिएशन ऐड होती है वहीं पे ऐड होगी. इसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी मान सकते हो, क्योंकि हम रोज रोज मशीनरी नहीं बेचते. क्लियर है? प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या हो जाएगा? माइनस परचेज ऑफ मशीनरी. जब हम मशीनरी लेके आएंगे, पैसा दे के आएंगे, रिजल्टिंग इन आउटफ्लो ऑफ कैश. So that means this will be deducted in which activity? Investing activity.
समझ में आ गया सबको? उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका एक और नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हम एक और अकाउंट बनाएंगे। तो मैं इसके लिए एक मशीनरी अकाउंट दोबारा बनाऊंगा और साथ में बनाऊंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और दोनों में देखो फर्क क्या होगा हमारी कैश फ्लो में। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट को सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना था, 8 लाख बाय डेप्रिसिएशन 50,000, बाय सेल वैल्यू, बाय बैंक 10,000, बाय सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस 10,000, प्रॉफिट नहीं आया था। टू बैंक परचेज ऑफ मशीनरी 270, ठीक है बच्चों। अब डेप्रिसिएशन के भी बैलेंस गिवन होंगे आपको क्वेश्चन में। वो कहां गिवन होंगे? या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड पे गिवन होगा, या एसेट्स में से क्या करके दे देंगे, माइनस। लॉजिक समझ आ रहा है? अब ये भी लायबिलिटी है तो कहां से शुरू करो, क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मान लो कितना है 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन मान लो कितना है 3 लाख, ठीक है। अब ये जो ब्रॉट डाउन है और ये जो कैरी डाउन है ये हमें कहां गिवन है, लायबिलिटी साइड पे। कहां पे गिवन है? अब जो ये डेप्रिसिएशन आपने यहां डाल दी क्रेडिट साइड में, ये यहां से कहां पहुंच जाएगी, डेबिट साइड में। कहां पहुंच जाएगी, डेबिट साइड में। लिखूंगा क्या इसको, टू मशीनरी अकाउंट। कितना अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर निकालो। 3 लाख माइनस 3,50,000 माइनस 1 लाख इज व्हाट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सरप्लस भी लिख सकते हो। कितना आ गया 2,50,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्यों बनाया है? दिस इज एक्चुअल डेप्रिसिएशन ऑन टोटल मशीन। ये जो डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग में क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे ना ऊपर, देखो मैंने करवाई थी, चेक करो। ऑपरेटिंग में क्या हो रही थी, अब नहीं होगी ये ऐड। क्यों नहीं होगी ऐड बताओ? क्योंकि इसको तो हमने इधर डाल के क्या कर दिया, इसका इफेक्ट खत्म। ये जो बाय बैंक है ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये इनफ्लो है। ये जो लॉस है ये ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, प्लस। ये अगर प्रॉफिट होता तो ऑपरेटिंग से क्या हो जाता, ये जो बैंक है ये इन्वेस्टिंग से क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो सेम रहेंगे, पर ये डेप्रिसिएशन अब ऑपरेटिंग में ऐड नहीं होगी। फिर कौन सी होगी, ये वाली जाएगी किसमें, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर देंगे इसको, प्लस, नॉट दिस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो जिन बच्चों को ऑपरेटिंग तो अच्छे से आ गया क्योंकि मैंने वो प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ कराया, एक बार ना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट भी देख लो। +2 में करे हुए तुम्हें काफी टाइम हो गया, तुम्हें भी तुम्हें याद ना हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का छोटा सा फॉर्मेट होता है, जितने भी इनफ्लोज हैं वो ऐड होंगे और आउटफ्लोज माइनस होंगे। और इन्वेस्टिंग मिलेगा कहां पे हमें, बैलेंस शीट में, हमारी नॉन करंट एसेट्स में। नॉन करंट एसेट्स मतलब इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी intangible, ठीक है। Everyone stop writing and see on the board. Suppose the land and building is worth 50 lakhs and now 75 lakhs. That means this is the previous year and this is the current year. 50 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग से कितनी हो गई, 75 लाख। मतलब हमने और लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली।
तो जब हम परचेज करेंगे इट विल रिजल्ट इन व्हाट आउटफ्लो ऑफ कैश। ये क्या हो जाएगा 25 लाख को इसमें माइनस कर देंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है चलो लैंड पहले थी 2 लाख की अब हो गई 3 लाख की। भूमिका क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा इसका 1 लाख ऐड कर देंगे फ्री में मिली है लैंड तो ये भी परचेज किया दिस विल आल्सो रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश। सिमिलर बिल्डिंग्स 30 lakhs की थी नाउ इट इज 31 lakhs। मुझे 1 लाख की बिल्डिंग दिला दे। दिस इज नॉट अ कैश फ्लो दिस इज एप्रिसिएशन। whenever a small amount in buildings will be there ना 1 लाख की बिल्डिंग होती है नॉट पॉसिबल पर 1 लाख की लैंड होती है क्योंकि वो स्क्वायर फुट के हिसाब से बिकती है। ठीक है तो ये चीज देखो ना यहाँ पे भी 1 लाख का अमाउंट था लेकिन वो क्या है लैंड ये क्या है बिल्डिंग। अमाउंट इज स्मॉल ना सो इट इज एप्रिसिएशन नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में माइनस होगा जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होता है एप्रिसिएशन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है सर चलो नेक्स्ट वैल्यू आप ट्राई करना। पेटेंट्स 60,000 से हो गए नील। इनफ्लो इन्वेस्टिंग में प्लस गलत आंसर दिस इज एमोटाइजेशन। जब तक मैं लिखूंगा नहीं ना क्वेश्चन में वो बिक रहा है तब तक आप उसको बेचोगे नहीं और वह गलत नहीं है वो उसको सेल मान रहा है तो मान ले लेकिन बड़ा बड़ा क्या दे पेपर में नोट। अगर नोट दे दोगे कि हम इसको सेल मान रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। ठीक है बट वैसे जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना इनटेंजिबल्स के बारे में तो जब तक वो बिकता नहीं है जब तक मेंशन ना हो उसको मत बेचो। ठीक है सेम इज विद गुडविल आल्सो। अगर गुडविल मान लो 1 लाख से 80,000 हो गई दिस इज नॉट सेल ऑफ गुडविल दिस इज गुडविल रिटर्न ऑफ। ये भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगी इसको तो उल्टा सेल मान भी सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बिल्कुल क्या हो गई 0। इसको तो हम टिक करेंगे अगर सेल करोगे बिना नोट दिए भी कर दोगे ना तब भी टिक करेंगे। इसको सेल मान लिया ना अगर तो पिटाई होगी। समझ आ गया तो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा इसमें भी एक और पॉइंट है मान लो हमें इन्वेस्टमेंट्स गिवन है इन रिलायंस लिमिटेड और 10% इन्वेस्टमेंट्स है 4 लाख 6 लाख। इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मतलब मैंने और पैसा लगाया है रिजल्टिंग इन आउटफ्लो क्या हो जाएगा 2 लाख पर इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब कोई डेट नहीं दी तो कौन सा ईयर ले लो प्रीवियस ईयर। 4 लाख का कितने परसेंट 10% कितना बना 40,000। ऑपरेटिंग में क्या होगा माइनस इन्वेस्टिंग में क्या होगा ऐड क्योंकि इंटरेस्ट क्या हो रहा है रिसीव हो रहा है तो ये क्या है इनफ्लो ऑफ कैश। फाइनल आंसर जो मेरा इसका आएगा इन्वेस्टिंग का बोलते नहीं उसको क्या लिखूंगा मैं नेट कैश फ्लो या तो फ्रॉम या तो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ गए। सिमिलरली हम क्या बनाएंगे अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट भी बहुत इजी है। इनफ्लोज को क्या कर देना है ऐड बोलते नहीं आउटफ्लोज को क्या कर देना है माइनस। अब फाइनेंस में क्या क्या चीजें आएंगी हमें कहां मिलेगा फाइनेंस हमें फाइनेंस मिलेगा हमारी खुद की लायबिलिटी साइड पे जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% डिबेंचर्स। ठीक है अच्छा बैंक लोन हो गया बोरोइंग्स जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है रिजर्व्स में भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी छुपी होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम आज कराया। करंट लायबिलिटीज में भी एक लायबिलिटी ऐसी है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बता सकता है कोई बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। समझ गए। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 6 लाख हो गई ये इनफ्लो हो गया हमने शेयर्स और इशू किए हमारे पास पैसा आया क्या हो जाएगा ऐड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख से 4 लाख हो गई मतलब रिडम्पशन कर दी आउटफ्लो क्या हो जाएगा माइनस। डिबेंचर्स हम आज कर चुके हैं। बैंक लोन 6 लाख से नील हो गया मतलब रीपे हो गया आउटफ्लो क्या कर देंगे माइनस। समझ आ रहा है ना। रिजर्व्स में सिक्योरिटीज में हम आज कर चुके हैं। करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट को बिल्कुल क्या मानना है
Bank loan. Over withdrawal of cash from the bank is called bank overdraft. Easy peasy. Okay, one question and I'll wind up the class for today. Then we will answer that. Issued shares to vendor for purchase of building. Now two activities are being disturbed here. ये हमने 12वीं में भी पढ़ा था ना, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश. रिमेंबर? एंट्री assets to vendor. Second entry vendor to share capital. Tell me the treatment in two activities. Two activities are being disturbed. Building is an investing and shares is a financing. तो बता add कहाँ करूँ और minus कहाँ करूँ? मेरे हिसाब से कैश तो इम्पैक्ट नहीं है. Very good answer. This transaction is no flow of cash. कहीं कैश की एंट्री हुई तो ना ये इनफ्लो है ना ये आउटफ्लो है, तो ये कैश फ्लो में कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं. ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. नोट डाउन कर लो सब कुछ जो जो मैंने अभी पढ़ाया है.